अनुराग और सौरभ जल्दी से अर्जुन के कमरे से निकल जाते हैं। सौरभ अनुराग के पीछे आते हुए कहता है, अनुराग तुम पूरे घर में देखो, मैं बाहर देखता हूँ। अनुराग पीछे पलटकर सौरभ से कहता है, ठीक है। सौरभ सीढ़ियों से नीचे उतरकर विला के बाहर गार्डन के चारों तरफ देखने लगता है। चारों तरफ फूलों की खुशबू, हरियाली को बनाए रखने वाली मालियों के सिवा कोई नहीं था। सौरभ गार्डन के हर एक जगह में देखने लगता है, लेकिन उसे काव्या की एक झलक तक दिखाई नहीं दी। सौरभ अब गार्डन में पौधे लगा रहे माली के पास जाकर पूछता है, काका आपने आज भाभी को कहीं जाते हुए देखा है? माली काका सौरभ को देखकर कहते हैं, नहीं साहब, हमने तो मैम साहब को नहीं देखा। सौरभ उनकी बातों को सुन कहता है, ठीक है, अगर देखे तो बता दीजिएगा। माली काका अपने काम पर ध्यान देते हुए, जी साहब। वही अनुराग विला के हर एक कमरे में काव्या को ढूंढ रहा। वह ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे साफ सफाई कर रही सर्वेंट दिखाई देती है। उस सर्वेंट साफ सफाई के साथ साथ हर एक परिवार के लोगों की देख रेख भी करती है। आदित्य ने ही उसे लाया था। यह ट्रेंड की हुई सर्वेंट थी जो बॉडीगार्ड का काम भी आसानी से कर लेती। अनुराग उस सर्वेंट की तरफ आकर एकदम से खड़े होकर पूछता है, सुनो। अनुराग के बोलते ही वो सर्वेंट अनुराग को देखकर एकदम से खड़ी हो जाती है और विश करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग सर। अनुराग सर्वेंट के विश पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए पूछता है, तुमने भाभी को कहीं देखा है? वह सर्वेंट ना में सर हिलाते हुए कहती है, नो सर। सर्वेंट की ना सुनकर अनुराग वहाँ से चला जाता है और फिर से काव्या को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। हर जगह ढूंढने के बाद दोनों हॉल में पहुँच जाते हैं। अनुराग हड़बड़ाते हुए शौर्य से पूछता है, भाभी मिली? शौर्य अपनी गर्दन ना में हिला देता है तो अनुराग परेशान हो कहता है, कहाँ जा सकती है भाभी? वह ये बोल ही रहा था कि दरवाजे से किसी की हंस हंस कर बातें करने की आवाज़ आती है। आवाज़ को सुनते ही सौरभ और अनुराग दरवाजे की ओर देखते हैं। बाहर से रूहान, रूहानी और रुमानी बातें करते हुए आ रहे थे और हंस भी रहे थे। रूहानी किसी की एक्टिंग करते हुए कहती है, मुझे आप इतनी पसंद आ गई कि आपके बिना जीना मुश्किल सा हो गया। अगर आपने ना कहा तो मैं अभी इसी वक्त ये जहर खा लूँगा। इतना बोलकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर आगे कहती है, कॉलेज में एक से एक नमूने देखने को मिलते हैं। बड़ा आया जहर खाने वाला। अगर मैं होती ना तो मैं उसे जहर के तालाब में ही ढकेल देती। तीनों अपनी बातों में इतने गुम हो गए कि उन्हें अनुराग और सौरभ के वहाँ होने का आभास ही नहीं हुआ। वही अनुराग और सौरभ अभी भी परेशान सा वहाँ खड़े हुए तीनों को ही देख रहे थे। तभी अचानक से बातें करते करते रूहानी की नज़र अनुराग पर पड़ती है। रूहानी अनुराग को देखते ही उसकी ओर बढ़कर थोड़ा हंसते हुए कहती है, आपको पता है भाई, आज कॉलेज में हमने एक नमूने को देखा। वाह! इतना बोलती ही वह अनुराग और सौरभ के चेहरे पर गौर करती है, जिससे वह बोलते बोलते रुक जाती है। दोनों को यूँ परेशान देखकर रूहानी पूछती है, क्या हुआ भाई, आप दोनों इतने परेशान क्यों है? अनुराग जल्दी से बोलता है, भाभी कहीं नहीं मिल रही। अनुराग की बात सुनकर रूहान, रूहानी और रुमानी हैरानी से उसे देखने लगती है। रूहानी हैरानी से कहती है, भाभी नहीं मिल रही है? का क्या मतलब है? भाभी तो दादी के साथ है ना? सौरभ झट से कहता है, नहीं, सुबह से शाम हो चुकी थी लेकिन काव्या की कोई खबर ही नहीं। अब तक सारे घर वालों को ये बात पता चल चुकी थी कि काव्या गायब है। सभी परेशान सा हॉल में बैठकर अरुणी देवी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। काव्या की ना मिलने की बात बताने के लिए अनुराग ने अपनी दादी को कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल पिक नहीं की। आदित्य को भी बताने के लिए कॉल किया था, लेकिन आदित्य ने भी कॉल रिसीव नहीं किया। सबको यह बात काफ़ी हद तक पता थी कि आदित्य ऑफिस के समय अपनी दादी के अलावा किसी के कॉल को आंसर नहीं करता था। सभी लोगों से जितना हो सकता था उन्होंने हर कोशिश कर ली, लेकिन काव्या का कोई आता पता ही नहीं।
अब सभी को इंतज़ार तो सिर्फ अरुणी देवी के आने का था। होटल के कमरे में एक लड़की की सिसकियां गूंज रही है। सिसकियों की आवाज़ से ही पता चल रहा था कि उस कमरे का माहौल क्या है। कमरे में एक लड़का और लड़की मौजूद थे जो अलग ही दुनिया में खोए हुए थे। लड़की की सिसकियां लड़के को बेकाबू किए जा रही थी। वो लड़का लड़की के गर्दन पर किस करते हुए बाइट किए जा रहा था। लड़की लड़की के बालों पर हाथ रखकर घुमाई जा रही। लड़का लड़की को तेजी से बाइट कर रहा था जिसकी वजह से लड़की की आह निकल रही थी। लड़की जब थक जाती है तो उसे रोकने लगती है। उसका रोकना लड़के को पसंद नहीं आता। वह लड़का गुस्से से उसके बाल खींचते हुए कहता है, चुपचाप लेटी रहो, तुम्हें मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। लड़की मजबूरन ऐसे ही लेट कर उस लड़के को अपनी मर्जी करने देती है। कुछ वक्त में कमरे में सिसकियों के अलावा एक आवाज़ बजती है। यह फ़ोन लड़के का होता है। वह लड़के से अलग होकर अपना फ़ोन उठाता है। उधर से, सर आपने जो इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा था वो मिल गई। उधर की बात सुनकर लड़का अपने कपड़े पहनते हुए कहता है, मैं आ रहा हूँ। इतना बोलते ही वह कॉल कट कर लेता है। लड़का अपने कपड़े पहनकर जैसे ही बाहर जाने वाला होता है, लड़की घबराते हुए कहती है, सर मेरी जॉब। लड़की के कहते ही लड़का उसको देखकर अजीब सा मुस्कुराते हुए कहता है, जॉब? कैसी जॉब? लड़की गिड़गिड़ाते हुए कहती है, सर प्लीज़ ऐसा मत करिए, वो मेरे जीने की इकलौती वजह है। लड़का ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है, अब वजह ही नहीं रही तो तुम जी कर क्या करोगी? इतना बोलते ही वह बंदूक निकाल लड़की को शूट कर देता है और कहता है, आई हेट बिग गर्ल्स। इतना बोलकर वह कमरे से बाहर निकल जाता है और अपने बॉडीगार्ड को इशारे से अंदर भेज देता है। बॉडीगार्ड अंदर आकर देखते हैं तो बेड पूरा खून से सना हुआ था। लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और वह मर चुकी थी। बॉडीगार्ड उसे चादर से लपेट कर उठाते हुए बाहर ले जाते हैं और इस कमरे को पहले की तरह बिल्कुल साफ बना देते हैं। वहीं सिंघानिया विला के हॉल पर सभी परेशान सा बैठे हुए थे कि बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ मिनट में अरुणी देवी अपने चाल से अपने रुतबे को दिखाते हुए हॉल के अंदर एंटर होती है। अरुणी देवी के आते ही सब खड़े हो जाते हैं। सबको यूँ खड़े होते देख अरुणी देवी सभी के चेहरे को बड़े गौर से देखने लगती है। सबके चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। उन सभी को यूँ परेशान होता देख अरुणी देवी पूछ पड़ती है, क्या हुआ? आप सब इतने परेशान क्यों हैं? अनुराग झट से अपनी दादी के पास आकर कहता है, दादी भाभी कहीं नहीं मिल रही है। दादी हैरानी से कहती है, क्या? अब रूहानी कहती है, हाँ दादी, भाभी सुबह से कहीं नहीं मिल रही है। अरुणी देवी अब थोड़ा परेशान होकर कहती है, और आप लोग मुझे अभी बता रहे हो? अनुराग मायूसी से कहता है, मैंने आपको बहुत सारे कॉल्स किए लेकिन आपने रिसीव नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने आदि भाई को भी बहुत सारे कॉल किए लेकिन उन्होंने भी कॉल रिसीव नहीं किया। अरुणी देवी अनुराग की बात सुनकर अपना फ़ोन से आदित्य को कॉल करके बुलाती है और खुद सोफे पर बैठकर सोचने लगती है कि आखिर काव्य कहाँ जा सकती है। तभी उसे कुछ याद आता है। वह वहाँ से उठकर बाला की तरफ देखकर कहती है, सीसीटीवी फुटेज। इतना बोलकर वह ऊपर जाने लगती है। तभी बाला आगे बढ़कर उनके पीछे जाने लगता है। सभी परिवार अरुणी देवी के पीछे जाने लगते हैं। वह सब अब एक बड़े से कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर बड़े बड़े कंप्यूटर लगे हुए थे। बाला आगे बढ़कर फुटेज को देखने लगता है। फुटेज में काव्य करीब 2 बजे उसी कमरे की तरफ आ रही थी। तभी रुमानी अचानक कहती है, भाभी तो इसी कमरे की तरफ आ रही है। कुछ देर तक फुटेज चलती है। उसके बाद सारे फुटेज बंद हो जाते हैं। अरुणी देवी सीरियस भाव में कहती है, इसका मतलब काव्या को सब पता था कि कौन कब क्या करता है। फिर परिवार के हर एक सदस्य की तरफ देखकर पूछती है, काव्या को कैसे पता चला कि 2 बजे यहाँ कोई नहीं होता? रुमानी घबराते हुए कहती है, दादी वो
भाभी इस घर की सिक्योरिटी के बारे में पूछ रही थी, तो घर के सदस्य होने के नाते मैंने उन्हें सब बता दिया। बेवकूफ़ लड़की, एक बार तो मुझसे पूछती कि बताना है या नहीं। रूमानी डरते हुए अपनी माँ मायावती के पीछे छिपने लगती है। अरुणी देवी मायावती को वार्निंग देते हुए कहती है, माया, अपनी बेटी को अच्छे से समझा दो कि मेरी परमिशन के बिना कुछ ना करे। मायावती सर झुकाए कहती है, जी माँ। अरुणी एक नज़र रूमानी को गुस्से से देखकर बाहर चली जाती है। बाला भी उसके पीछे चला जाता है। मायावती रूमानी के गाल को छूकर प्यार से कहती है, रूमा, आपको एक बार दादी से परमिशन लेना चाहिए था। रूमानी रोते हुए कहती है, पर माँ, मुझे थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ये सब भाभी को नहीं बताती। विशाखा जी रूमानी के आंसू पोंछते हुए कहते हैं, पता तो हमें भी नहीं था कि हमारी निडर बेटी छोटी सी बात पर यूं आंसू बहाएगी। रूमानी सिसकते हुए कहती है, बड़ी माँ, हमने ये जानबूझकर नहीं किया। विशाखा जी रूमानी को गले लगाकर कहती है, हमें पता है बच्चा। अरुणी देवी अपने कमरे में कुर्सी पर बैठी काफ़ी परेशान लग रही थी। बाला उसके सामने सर झुकाए आदेश मिलने का वेट कर रहा था। तभी अरुणी देवी कहती है, जिसका डर था वही हुआ। आखिर किसका डर था अरुणी देवी को? क्या अरुणी देवी सबको मुसीबत से निकाल पाएगी? जाने के लिए आगे सुनते रहिए।